नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसन्न मिश्रा और स्वागत है आपका प्रीलिम्स 2017 की स्टडी कैप्सूल में। तो दोस्तों, थोड़ा सा इस बार लंबा गैप हो गया था, लेकिन फिर हम आगे की योजनाओं को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज जो योजनाएं होंगी वो होंगी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, यानी कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की योजनाएं। तो पहली योजना है एफएमडी मुक्त भारत, एफएमडी फ्री इंडिया। एफएमडी को बोलते हैं फुट एंड माउथ डिसीज़, जिसे आप कहेंगे हिंदी में मुहपका, खुरपका और मुहपका रोग। तो खुरपका और मुहपका रोग के बारे में आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, अगर आप थोड़ा बहुत भी गांव की पृष्ठभूमि से संबंध रखते हैं। तो ये बता दूं कि ये एक वायरल डिसीज़ अर्थात एक वायरस के माध्यम से फैलती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीकिंग टू एंड एफएमडी, वन ऑफ द मोस्ट डेवास्टेटिंग कंटेजियस वायरल एलिमेंट डिसीज अफेक्टिंग ऑल ससेप्टिबल क्लोवन फूटेड एनिमल्स फ्रॉम इंडिया। अर्थात ये योजना जो है तो एफएमडी को ख़त्म करने के प्रयास के तौर पे लाई गई है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा डिवास्टेटिंग अर्थात विनाशकारी, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कंटेजियस यानी कि संक्रामक वायरल बीमारी है। अर्थात एक ऐसी संक्रामक बीमारी जो कि विषाणुओं के द्वारा फैलती है। और किस में फैलती है? ससेप्टिबल क्लोवन फुटेड एनिमल्स, यानी कि ऐसे वो सभी संवेदनशील प्राणी जानवर जो कि खुर वाले होते हैं। क्लोवन फुटेड यानी जिनके पैरों में खुर होते हैं, तो उनमें ये सबसे ज़्यादा फैलती है। अगला लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हैज़ कंसीव्ड एफएमडी मुक्त भारत प्रोग्राम टू कवर ऑल द स्टेट्स, यानी कि जो महत्वपूर्ण बात है कि देश के सभी राज्यों को कवर करने वाली ये एफएमडी मुक्त भारत योजना है, जो कि कृषि मंत्रालय के द्वारा चलाई जाएगी। 16 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी आर येट टू बी कवर्ड अंडर इंटेंसिव एफएमडी वैक्सीनेशन, यानी कि जो तीव्र रूप से सघन रूप से एफएमडी के लिए टीकाकरण किया जाता है पशुओं का, तो उसमें क्या है कि अभी भी जो 16 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है तो उसको कवर किया जाना बाकी है। अर्थात कार्यक्रम यहाँ शुरू हो चुका है, लेकिन इंटेंसिवली सघन रूप से शुरू नहीं हुआ है। अगला है एफएमडी वैक्सीनेशन इन दीज स्टेट्स एंड यूटी विल बी टेकन अप अंडर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो ये जरूर बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान रखिएगा। एक अन्य योजना है जिसका नाम है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो अब इस एफएमडी योजना को, एफएमडी टीकाकरण योजना को इस योजना के तहत इन 16 राज्यों और उस केंद्र शासित प्रदेश में फॉलो किया जाएगा। तो आपको थोड़ा सा पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड बता दूं तो ये कहा गया है कि भारत की जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी, वहीं से एफएमडी को समाप्त करने के लिए कार्यक्रम शुरू किए गए थे। तो यहाँ पे एक योजना चालू की गई थी, फुट एंड माउथ डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, एफएमडीसीपी। ठीक, तो ये जो योजना है तो अब आगे उसी का नया प्रारूप है। तो इसमें लिखा हुआ है कि टू प्रिवेंट द इकोनॉमिक लॉसेस अराइजिंग ड्यू टू, यानी कि इसकी वजह से जो आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है भारत के किसानों को, तो उससे बचाने के लिए ये योजना लाई गई है। अगला है अबाउट फुट एंड माउथ डिसीज़ की, यानी कि खुरपका मुहपका के संबंध में कुछ छोटी मोटी बातें। तो लिखा हुआ है कि जो एफएमडी है इज़ एन इन्फेक्शियस एंड समटाइम्स फैटल वायरल डिसीज़, यानी कि एक संक्रामक और कभी कभार प्राणघातक विषाणु जनित बीमारी है दैट अफेक्ट्स क्लोवन हूफ्ड एनिमल्स इंक्लूडिंग डोमेस्टिक एंड वाइल्ड बोवाइड्स, यानी कि जो भी खुर वाले जानवर होते हैं, चाहे घरेलू हों या कि फिर चाहे जंगली हों, तो उन सभी में ये जो बीमारी है फैल सकती है। लिखा है कि हाईली इन्फेक्शियस, यानी कि बहुत ही ज़्यादा संक्रामक होती है, एंड कैन बी स्प्रेड बाय इन्फेक्टेड एनिमल थ्रू एरोसॉल्स, कॉन्टैक्ट विद कंटामिनेटेड फार्मिंग इक्विपमेंट्स, व्हीकल्स, क्लोथिंग और फीड, यानी कि किन माध्यमों से फैलती है ये तो आप जान लीजिए कि एरोसॉल के माध्यम से, यानी कि हवा में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, बिखरे हुए कण होते हैं, वहाँ से, और जो बहुत सारे कृषि के लिए उपयोग किए जाने वाले जानवर हैं, तो जब उन किसी भी प्रदूषित अर्थात इस वायरस के प्रदूषण से जो युक्त कृषि उपकरण होते हैं, तो अगर उनका इस्तेमाल किया जाए दूसरे जानवरों में तो उनमें भी ये फैल जाता है। तो यानी कि इस प्रकार से ये फैल जाते हैं। इसके अलावा ये वाहनों से और क्लोथिंग यानी कपड़ों से और जो भोजन खिलाया जाता है उनके माध्यम से ये विभिन्न प्रकार से फैलते रहते हैं। अगला लिखा हुआ है कि ससेप्टिबल एनिमल्स इंक्लूड, यानी कि जो संवेदनशील प्राणी है इसके लिए वो कौन कौन से हैं? कैटल यानी मवेशी, वाटर बफेलो यानी जल भैंसा, भेड़, बकरी, सुअर, एंटेलोप यानी एक प्रकार का हिरण होता है एंटेलोप, और डियर हिरण ही होता है, और बाइसन यानी जंगली भैंसा। अगला लिखा हुआ है कि द वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीज़ इज़ पिकोरना वायरस। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किस वायरस की वजह से होता है, तो उसका नाम है पिकोरना वायरस। ठीक, तो लिखा हुआ है कि द प्रोटोटाइपिक मेंबर ऑफ द जेनस एफ्थो वायरस, यानी कि एफ्थो वायरस
कुल का जो एक समूह है, यानी उस कुल में कई सारे वायरस हैं, तो एफ्थो वायरस कुल में ही पिकोरना वायरस नाम का ये वायरस आता है। और लिखा हुआ है कि दिस वायरस इज़ जेनेटिकली हाईली वेरिएबल, यानी कि ये जो वायरस है तो इसका जो भीतर आनुवांशिक पदार्थ है वो बहुत तेज़ी से परिवर्तित होता है, उसमें म्यूटेशन बहुत तेज़ी से होता है, उत्परिवर्तन बहुत तेज़ी से होता है। यही वजह है कि जो वैक्सीनेशन है, जो टीकाकरण है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है इसके लिए। क्यों? क्योंकि जो नया टीका इसको दिया जाता है तो धीरे धीरे उस नए टीके के प्रति भी ये क्या होता है, कोई ना कोई प्रतिरोधकता विकसित कर लेता है और आगे फिर से प्रतिरोधक हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें म्यूटेशन तेज़ी से होता है। अगला लिखा हुआ है कि बिकॉज द वायरस दैट कॉजेज एफएमडी इज सेंसिटिव टू स्टमक एसिड, चूँकि ये जो वायरस है जिससे एफएमडी होता है अर्थात जो पिकोरना वायरस है, तो हमारे पेट में पाए जाने वाले एसिड अम्ल के प्रति क्या होता है, बहुत सेंसिटिव होता है, अर्थात वहाँ पे मर जाता है। हमारे पेट में कौन सा अम्ल होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब HCl में जाता है पिकोरना वायरस तो मर जाता है। यही वजह है कि जब कोई भी मनुष्य मीट को खाता है जिस मीट में पिकोरना वायरस है, यानी ऐसे जानवर का मीट जिसमें पिकोरना वायरस है, तो जब उसको खा लेता है तो उस मनुष्य को कई बार नहीं लगता है एफएमडी रोग। क्यों? क्योंकि उसके पेट में जो एसिड होते हैं वो उसके वायरस को मार देते हैं। ठीक, अगली जो योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, बड़ी महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं क्या है इसके बारे में। PMKSY इज़ अ नेशनल मिशन टू इम्प्रूव फार्म प्रोडक्टिविटी। तो ध्यान रखिएगा कि एक राष्ट्रीय अभियान है कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए। ये जो सारी छोटे छोटी टर्म होती हैं यही सीधे UPSC में स्टेटमेंट के तौर पे आती हैं। कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय अभियान है एंड एंश्योर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द कंट्री। और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए है कि जो देश में संसाधन उपलब्ध हैं कृषि करने के लिए उनका बेहतर इस्तेमाल किया जाए। Primary objective of the PMKSY are to attract investment in irrigation system at field level, अर्थात कि इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्राथमिक लक्ष्य है वो ये है कि देश में जो सिंचाई व्यवस्था है, अर्थात खेतों में सिंचाई व्यवस्था, खेत के स्तर पर सिंचाई व्यवस्था है, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा निवेश को आकर्षित करना। डेवलप एंड एक्सपैंड कल्टिवेबल लैंड इन द कंट्री, देश में कृषि योग्य भूमि को ज़्यादा से ज़्यादा विकसित और विस्तारित करना। मिनिमाइज वेस्टेज ऑफ वाटर, यानी कि जो पानी का वेस्टेज होता है, जो जल की बर्बादी होती है, उसको न्यूनतम करना। एनहेंस क्रॉप पर ड्रॉप बाय इम्प्लीमेंटिंग वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज़, यानी कि प्रत्येक बूंद पर कितना फसल का उत्पादन होता है उस मात्रा को बढ़ाना, यानी कि पानी और फसल के उत्पादन का जो अनुपात है उसका उसमें वृद्धि करना, उसको बढ़ाना, ये इसका मकसद है। तो ध्यान दीजिएगा, इसीलिए यहाँ पर टैगलाइन रखी गई है PMKSY की, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, यानी कि जल की प्रत्येक बूंद पर ज़्यादा फसल प्राप्त की जाएगी। अर्थात अगर हम बड़ी मात्रा में बात करें तो अगर 1000 लीटर पर मान लीजिए कि 50 किलो फसल होती थी, तो अब कोशिश की जाएगी कि उससे 55 किलो या 60 किलो की फसल हो, यानी उत्पादकता प्रति लीटर बढ़ाने की जो सोच है उसको आगे ले जाने वाली बात है यहाँ पर। तो आगे लिखा हुआ है कि PMKSY हैज़ बीन कंसीव्ड एमलगमेटिंग ऑन गोइंग स्कीम, यानी कि कुछ वर्तमान में चल रही योजनाएं थी जिनको मिला करके PMKSY का निर्माण किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि 3 योजनाएं चल रही थी, इन तीनों को मिला करके ही PMKSY इकट्ठा बना दी गई है। बाकी ये 3 योजनाएं क्या हो गई, समाप्त हो गई हैं, विलीन हो गई PMKSY में। तो योजना कौन सी हैं? AIBP, IWMP और OFWM। पूरा नाम जो है तो आप इनका पढ़ लीजिएगा, ठीक। तो ये इनके बारे में बिल्कुल आ सकता है कि इन योजनाओं को समाप्त करके PMKSY लाई गई है। अगला, स्टेट्स टू ड्रॉ अप देयर ओन इरिगेशन डेवलपमेंट प्लान्स बेस्ड ऑन डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान एंड स्टेट इरिगेशन प्लान, यानी कि जो राज्य हैं तो उनको अपनी सिंचाई विकास कार्यक्रम के लिए खुद ही योजना बनानी पड़ेगी, जो 2 आधारों पर होगी। कौन 2 योजना के आधार होंगे? पहला है डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान, यानी कि जिला सिंचाई योजना, और दूसरा है राज्य सिंचाई योजना, यानी कि हर प्रदेश में अपने अपनी जो इस प्रकार की राज्य की सिंचाई योजनाएं होती हैं उनके अंतर्गत उन्हें क्या करना पड़ेगा, अपना खाका खींचना पड़ेगा सिंचाई का। PMKSY फंड वुड बी गिवन टू स्टेट्स एज 75% ग्रांट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द रिमेनिंग 25% शेयर इज टू बी बोर्न बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि PMKSY के लिए जो कुछ भी निवेश किया जाएगा, खर्च किया जाएगा, उसमें 75% जो है तो केंद्र सरकार के द्वारा प्रदत्त होगा और 25% जो
जो है तो तत्संबंधी राज्य सरकारों को उसमें खर्च करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण शर्त है, वो याद रखनी ज़रूरी है कि ऐसे सभी राज्य जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हैं या कि जो हिली स्टेट्स यानी कि पहाड़ी राज्य हैं, तो वहाँ पर 90% जो फंडिंग है वो केंद्र सरकार करेगी और राज्यों को मात्र 10% ही उसमें अपना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा कि जो पहाड़ी के राज्य हैं और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं तो उनके लिए क्या है कि 90-10 के अनुपात में रखा गया है। एक अन्य योजना का टैग है इसमें, हर खेत को पानी। तो लिखा हुआ है कि मेनली फोकसेस ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू वाटर रिसोर्सेज थ्रू माइनर इरिगेशन, यानी कि जो लघु सिंचाई कार्यक्रम होते हैं, लघु सिंचाई परियोजनाएं होती हैं, उनके माध्यम से जो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने की बात है, जो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर सोर्सेज पैदा करने की बात है, यानी कि जो नए जल स्रोत हैं उनको पैदा करने के लिए इसका मेन फोकस होगा, इसका मुख्य केंद्रण होगा। तो इसमें ये कहा गया है कि वो क्रिएशन कैसे होगा, चाहे सरफेस वाटर हो यानी कि जो सतही पानी होता है, नदियों का पानी, तालाबों का पानी, या ग्राउंड वाटर जो भूमिगत जल होता है, तो उसमें वृद्धि करने का इसमें प्रयास किया जाएगा। इनकम्पासेस द रिपेयर, रेस्टोरेशन एंड रिनोवेशन ऑफ वाटर बॉडीज़, यानी कि जितने भी जलाशय हैं, तो जो भी वाटर बॉडीज़ हैं, जलाशय हैं, तो उनके रिपेयर, मरम्मत, रेस्टोरेशन और रिनोवेशन, यानी कि उनके मरम्मत और पुनर्नवीकरण के लिए भी इसमें कार्य किया जाएगा। स्ट्रेंथनिंग कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ट्रेडिशनल वाटर सोर्सेज, यानी कि जो हमारे परंपरागत जल के स्रोत हैं जैसे कि झीलें हैं, तालाब इत्यादि हैं, तो उसमें जल धारण करने की क्षमता को और भी ज़्यादा बढ़ाना, मजबूत करना। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे वो पट गए हैं सिल्ट से, गाद से। अगला है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर अंडर इट्स जल संचय सब कॉम्पोनेंट। तो ध्यान रखिएगा, जो बड़ा महत्वपूर्ण सब कॉम्पोनेंट है जल संचय। तो जल संचय का क्या कार्य है होगा इसमें, जल संचय उपयोजना के तहत। तो जल संचय उपयोजना के तहत रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाएगी, यानी कि जो वर्षा का जल है तो उसको एकत्रित करके जल स्तर को बढ़ाया जाएगा। ठीक, अगली जो योजना है ई पशु हाट पोर्टल। तो ई पशु हाट पोर्टल के बारे में है कि रिसेंटली लॉन्च टू कनेक्ट फार्मर्स एंड ब्रीडर्स ऑफ बोवाइन एनिमल्स, यानी कि जो बोवाइन होते हैं वो क्या होते हैं, वो गाय से संबंधित जितने भी, यानी कि गाय की प्रजाति के जो जानवर हैं तो उनको बोवाइन कहते हैं। तो लिखा हुआ है कि लॉन्च टू कनेक्ट फार्मर्स एंड ब्रीडर्स ऑफ बोवाइन एनिमल्स, यानी कि जो गाय से संबंधित जो प्रजाति हैं तो उनके फार्मर्स को, उनके जो किसान हैं, उनको पालने वाले किसान हैं, तो उनको आपस में जोड़ने के लिए योजना बनाई गई है। तो बेसिकली ये क्या है कि ये ऑनलाइन पोर्टल है, एक ऑनलाइन वेबसाइट टाइप का आप मानिए, कि जहाँ पर ये जाकर के आपस में जुड़ सकते हैं। लिखा हुआ है कि वाज लॉन्च्ड ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फादर ऑफ द इंडियाज़ व्हाइट रिवॉल्यूशन वर्गीस कुरियन एंड नेशनल मिल्क डे, यानी कि जो वर्गीस कुरियन थे, जो देश में श्वेत क्रांति यानी दूध क्रांति के जनक माने जाते हैं, तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे, उनके जन्मदिन के अवसर पर ये लॉन्च की गई योजना, और उसी दिन को नेशनल मिल्क डे के तौर पर भी मनाया जाता है। अगला है सेंटर थ्रू द पोर्टल विल प्रोवाइड ऑल डिटेल्स एट द सिंगल प्लेटफॉर्म, यानी कि एक ही प्लेटफॉर्म में केंद्र सरकार सारी की सारी जो जानकारी होगी इससे संबंधित वो प्रदान करेगा, इंक्लूडिंग अवेलेबिलिटी ऑफ बोविन जर्म प्लाज्म, यानी कि जो इस प्रकार के गौवंशों के जर्म प्लाज्म हैं तो उनकी भी उपलब्धता सुनिश्चित कराएगा। तो दोस्तों जर्म प्लाज्म जो होते हैं तो वो होते हैं कि जैसे कि जो वीर्य होता है उनका, जिससे कि आगे चल के गर्भाधान कराया जाता है, वो भी यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो आगे लिखा हुआ है कि ऑल्सो कनेक्ट द फार्मर्स विद द मिल्क कोऑपरेटिव्स इन द कंट्री, यानी कि जो देश में मिल्क कोऑपरेटिव है, दुग्ध सहकारी समितियाँ हैं, तो उनको आपस में जोड़ने के लिए भी ये कार्य करेगा। थोड़ा सा पृष्ठभूमि देख लेते हैं। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट बोवाइन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, यानी कि भारत में गौवंशों की सर्वाधिक आबादी है। इंडिया अकाउंट फॉर द 14% ऑफ वर्ल्ड कैटल पॉपुलेशन, और इसके अलावा मवेशियों की 14% आबादी भारत में रहती है। वाइल्ड शेयर फॉर बफेलो इज अलोन 53%, यानी कि दुनिया की 53% भैंसें सिर्फ भारत में हैं। अगला है द इंडिजिनस वेराइटीज़ आर एंडाउड विथ क्वालिटी ऑफ हीट टॉलरेंस, यानी कि जो देशी प्रजातियां होती हैं पशुओं की, मवेशियों की, तो उनके भीतर एक महत्वपूर्ण गुण होता है कि वो ज़्यादा गर्मी को सह सकती हैं। रेजिस्टेंट टू डिसीज़ एंड सर्वाइव विथ लिटिल इनपुट्स, यानी कि जो बीमारियां होती हैं उनके प्रति ज़्यादा प्रतिरोधक होती हैं और कम से कम इनपुट में भी जीवित रह सकती हैं, अर्थात कम भोजन भी उपलब्ध हो, कम संसाधन भी उपलब्ध हो खाने पीने के लिए, तब भी ये जीवित रहती हैं। ठीक, तो ये क्या है,
ये देशी प्रजातियों के महत्वपूर्ण गुण हैं, इसीलिए देशी प्रजातियों को आजकल ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। अगला है कि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, यानी कि जो सॉइल हेल्थ कार्ड की योजना के बारे में आपने पिछले साल भी सुना होगा, उसके बारे में जानते हैं। स्कीम टू प्रोवाइड एवरी फार्मर अ सॉइल हेल्थ कार्ड, यानी कि सभी किसानों को एक सॉइल हेल्थ कार्ड प्रदान किया जाएगा इन अ मिशन मोड, यानी कि एक अभियान के तहत। अगला है प्रोवाइड्स असिस्टेंट टू स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर सेटिंग अप सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज फॉर इशूइंग सॉइल हेल्थ कार्ड्स टू फार्मर्स, यानी कि किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड प्रदान करने के लिए जो राज्य की सरकारें होंगी तो उनको क्या करना पड़ेगा, एक सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी यानी कि मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करनी पड़ेगी और उसमें केंद्र सरकार क्या करेगी, सहयोग देगी। तो ध्यान रखिएगा कि प्रोवाइड असिस्टेंस टू स्टेट, यानी कि राज्य सरकारों को असिस्टेंस देने के लिए है, ठीक, बनाना राज्य सरकारों को ये मिल इसमें। विल बी इम्प्लीमेंटेड इन ऑल स्टेट्स टू प्रमोट सॉइल टेस्टिंग सर्विसेज, यानी कि सभी राज्यों में जो मृदा परीक्षण की सेवा है वो उपलब्ध कराने के लिए योजना चलाई गई है। तो बेसिकली मृदा परीक्षण क्यों किया जाता है, ताकि आपको ये पता चल सके कि जो मिट्टी है आपकी, आपके खेतों की, तो उसमें कितने पोषक तत्व हैं और कितने अन्य पोषक तत्वों की उसको आवश्यकता है, ताकि आप ज़्यादा उसमें खाद वगैरह ना डालें। इसीलिए सॉइल हेल्थ कार्ड उसमें होता है, ठीक। और अगर पोषकों की कमी है तो उसके बारे में आपको जानकारी हो, तो सभी किसानों के पास उनकी ज़मीन का सॉइल हेल्थ कार्ड होगा, तो पता रहेगा उनको कि हमारी ज़मीन की कितनी उत्पादकता या गुणवत्ता है। अगला, स्टेट गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट इनोवेटिव प्रैक्टिसेस लाइक इन्वॉल्वमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल स्टूडेंट्स, NGOs and private sector in soil testing, determining average soil health of village, यानी कि राज्य की सरकारों को कुछ नवाचारी कार्यक्रमों को अपनाना चाहिए, जो कि कैसे होंगे, जिसमें एग्रीकल्चर स्टूडेंट यानी कि कृषि विज्ञान पढ़ने वाले छात्र, NGO, प्राइवेट सेक्टर, यानी इन सभी का इस्तेमाल किया जाएगा सॉइल टेस्टिंग में, यानी मृदा परीक्षण में ये लोग सहायता करेंगे। डिटर्मिनिंग एवरेज सॉइल हेल्थ ऑफ विलेज, यानी कि जो गांव हैं तो उन गांवों की औसत रूप से मृदा का स्तर कैसा है, किस प्रकार का है, ये निर्धारित करने में इससे क्या होगा, राज्यों को मदद मिलेगी। अगला है द स्टेट गवर्नमेंट्स और ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ईयरली एक्शन प्लान ऑन द इशू, यानी कि मुद्दे पर सभी राज्य सरकारों के लिए आवश्यक है कि वो एक ईयरली एक्शन प्लान यानी कि वार्षिक कार्य योजना बनाएं। द कॉस्ट विल बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 75:25 बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो केंद्र और राज्य के बीच इसमें फंडिंग होगी 75% अनुपात 25% होगी, यानी 75% केंद्र वहन करेगा, 25% राज्य वहन करेंगे। अगली योजना है ऑर्नामेंटल फिशरीज प्रोजेक्ट। तो ऑर्नामेंटल का मतलब होता है सजावटी, तो सजावटी मछलियों से संबंधित परियोजना। तो लिखा हुआ है कि डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज़, तो इस विभाग ने क्या किया है, इस योजना को लॉन्च किया है। तो लिखा हुआ है हैज़ एनविसेज्ड द प्रोग्राम टू अनलॉक द कंट्रीज ऑर्नामेंटल फिशरीज सेक्टर, यानी कि जो देश का ऑर्नामेंटल फिशरीज सेक्टर है तो उसकी जो संभावनाएं हैं उसको खोलने के लिए इस योजना को इन्होंने लॉन्च किया है। तो अभी ये पायलट स्कीम है, लिखा हुआ है कि लॉन्चिंग अ पायलट स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्नामेंटल फिशरीज, यानी कि ऑर्नामेंटल फिशरी के विकास के लिए अभी एक पायलट योजना के तहत इसे शुरू किया गया है। टू प्रमोट ऑर्नामेंटल फिश कल्चर विथ क्लस्टर बेस्ड अप्रोच। तो ये जो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है तो इसके बारे में कभी और बताऊंगा, अभी सिर्फ आप इतना याद रखिए कि क्लस्टर बेस्ड अप्रोच के तहत ऑर्नामेंटल फिश कल्चर यानी कि ऑर्नामेंटल जो मछली पालन है उसके संवर्धन के लिए योजना है। अगला जो ऑब्जेक्टिव है ऑगमेंट ऑर्नामेंटल फिशरीज ट्रेड एंड एक्सपोर्ट अर्निंग, यानी कि इसके व्यापार और निर्यात के द्वारा पैसा कमाने के लिए भी इस योजना को चालू किया गया है, ताकि इसके व्यापार और निर्यात में अभी तक जो पैसा कमाया जा रहा था उससे ज़्यादा कमाया जा सके। अगला है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द रूरल एंड पेरी अर्बन पॉपुलेशन। तो एक महत्वपूर्ण जो इसका मकसद है वो ये है कि जो ग्रामीण और पेरी अर्बन आबादी है तो उसके लिए रोज़गार के अवसर ज़्यादा उपलब्ध कराना। तो ध्यान रखिएगा कि पेरी अर्बन जो शब्द है तो उसका कोई हिंदी रूपांतर सही नहीं मिल पा रहा है, उपनगरीय आप समझ सकते हैं, अर्थात जो ऐसे इलाके हैं
जो शहरों और गांवों के बीच के संक्रमण स्थल होते हैं। हालांकि उपनगर को अंग्रेजी में सबर्ब बोलते हैं, तो सबर्ब अलग होता है पेरी अर्बन इलाकों से। तो पेरी अर्बन जो है तो आप सीधे वहाँ पे अंग्रेजी वाले में देख लीजिएगा कि क्या पेरी अर्बन शब्द है। अगला है कि यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, यानी कि जो आधुनिक तकनीक और आधुनिक नवाचार हैं तो उनका इस्तेमाल ऑर्नामेंटल फिशरीज़ में किया जाना चाहिए, इसका योजना का ये लक्ष्य है। और आगे लिखा हुआ है कि development of ornamental fisheries for the socio-economic development of the people involved in this activity as well as for exports, यानी कि इस गतिविधि में जितने भी लोग सम्मिलित हैं तो उनके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अर्थात सामाजिक आर्थिक विकास के लिए और साथ ही साथ एक्सपोर्ट्स के अर्थात निर्यात के विकास के लिए इस योजना को चालू किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट ऑन ऑर्नामेंटल फिशरीज शैल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द NFDB थ्रू द फिशरीज डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज़। तो आपको बता दूं कि जो भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश होते हैं जहां पर किसी प्रकार का मत्स्य किया जाता है, मछली पालन किया जाता है, तो उनके सबके अपने भी फिशरीज डिपार्टमेंट होते हैं। तो उन फिशरीज डिपार्टमेंट के माध्यम से पहले क्या करेगी सरकार, केंद्र की सरकार एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी, पायलट परियोजना चलाएगी, और जब वो सफल हो जाएगा तब फिर आगे ये पूरी की पूरी परियोजना पूरे देश में लागू कर दी जाएगी। लिखा हुआ है कि फॉर द पर्पज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पायलट प्रोजेक्ट अ टोटल ऑफ 8 पोटेंशियल स्टेट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, यानी कि 8 राज्यों को संभावित राज्यों के तौर पर चिन्हित किया गया है जहां पर पहले पायलट योजना चलाई जाएगी। वो राज्य कौन से हैं? असम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। अगला है ऑर्नामेंटल फिशरी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि ऑर्नामेंटल फिशरी है क्या। ऑर्नामेंटल फिशरी इज अ सब सेक्टर ऑफ द फिशरी सेक्टर डीलिंग विद द ब्रीडिंग एंड रियरिंग ऑफ कलर्ड फिश ऑफ बोथ फिश वाटर, फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर। बहुत महत्वपूर्ण है कि चाहे ताज़ा पानी हो चाहे खारा पानी हो, इनमें ऐसी मछलियाँ जो रंगीन होती हैं, जो कि लोग अपने घरों में सजावट के लिए पालते हैं, उसको ऑर्नामेंटल फिशरी कहा जाता है। समझ गए ना? तो ताज़े पानी की भी हो सकती है, समुद्री पानी की भी हो सकती है, लेकिन कैसी रंगीन मछलियाँ होती हैं तो इनको ऑर्नामेंटल फ़िश बोलते हैं, और इसके जो संबंधित मछली पालन है उसको ऑर्नामेंटल फिशरी बोलते हैं। और जो सामान्य रूप से मत्स्यन किया जाता है उसी का एक हिस्सा है। ठीक, तो आमतौर पे जो मछली पालन होता है वो एक वृहद कंसेप्ट है, तो उसी के अंतर्गत ही ऑर्नामेंटल फिशरी भी आती है। लिखा हुआ है कि थ्रू ऑर्नामेंटल फिशरीज डू नॉट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू द फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। तो ध्यान रखिएगा कि ऑर्नामेंटल फिशरीज से क्या है कि इसको खाया वाया नहीं जाता है, तो इसलिए किसी भी प्रकार की जो फूड सिक्योरिटी है या कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है अर्थात कि भोजन और पोषण की जो सुरक्षा है तो उससे नहीं प्राप्त होती है, अर्थात उससे लोगों को भोजन या पोषण नहीं मिलेगा। ठीक, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि इट जनरेट्स लाइवलीहुड एंड इनकम फॉर द रूरल एंड पेरी अर्बन पॉपुलेशन, यानी कि जो रूरल और पेरी अर्बन आबादी के लोग हैं तो उनके लिए ये आजीविका का अवसर प्रदान करती है और उनकी आय बढ़ा देती है, तो जिससे वो क्या कर सकते हैं कि भोजन और अन्य पोषक पदार्थ खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार से उनके लिए ये महत्वपूर्ण है। अगला लिखा हुआ है कि ऑर्नामेंटल फिश इंडस्ट्री इन इंडिया इज़ स्मॉल बट वाइब्रेंट। तो वाइब्रेंट का मतलब होता है जिसमें अभी संभावना है, यानी चमकदार है, जो कि अभी आगे चल के बहुत अच्छा कर सकती है। तो लिखा हुआ है कि भारत में अभी जो ऑर्नामेंटल फिशरी इंडस्ट्री है तो बहुत ही छोटी है, लेकिन फिर भी इसमें संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो लिखा हुआ है कि 400 स्पीशीज़ ऑफ मरीन ऑर्नामेंटल फिशेज एंड 375 फ्रेश वाटर ऑर्नामेंटल वेराइटीज़ आर अवेलेबल इन वेरियस पार्ट ऑफ कंट्री, यानी कि भारत के विभिन्न हिस्सों में 400 प्रकार की समंदरी ऑर्नामेंटल मछलियाँ और 375 प्रकार की ताजे जल में पाई जाने वाली ऑर्नामेंटल मछलियाँ उपलब्ध हैं। अगली जो योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक, तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से एक सवाल तो जरूर आएगा यूपीएससी में, ये बात पक्का मान लीजिए। तो 6 योजनाएं जो आपको बता रहा हूँ, आगे भी हो सकती हैं, 7वीं भी है इसमें, तो इनमें से कोई एक योजना तो अवश्य आप मान के चलिएगा। तो अगली जो योजना है फार्मर्स प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, लिखा हुआ है कि फार्मर्स विल हैव टू पे अ यूनिफॉर्म प्रीमियम ऑफ 2% फॉर ऑल खरीफ क्रॉप्स एंड 1.5% फॉर ऑल रबी क्रॉप्स, यानी कि इस योजना के तहत जो किसान होंगे तो उनको सभी खरीफ फसलों के लिए केवल 2% की एक समान नियत प्रीमियम भरनी पड़ेगी और रबी फसलों के लिए 1.5%। तो ये ध्यान रखिएगा, खरीफ के लिए 2% और रबी के लिए 1.5% की जो है इनको प्रीमियम भरनी पड़ेगी। तो ये सभी किसानों के लिए ये नियत होगी। लेकिन आप ये अगली बात जो लिखी हुई है उसको बहुत ध्यान रखिएगा
कि जो कमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, यानी कि जो वाणिज्यिक और हॉर्टिकल्चर से संबंधित उद्यानों से उद्यानिकी वाली जो फसलें हैं, तो उनमें ये जो प्रीमियम होगी वो 5% तक की होगी। तो कमर्शियल क्रॉप्स होती हैं जैसे कि मान लीजिए कपास हो गया, गन्ना हो गया इत्यादि हो गया, तो इसको हम सीधा कृषि में नहीं मानते, इनको कमर्शियल में मानते हैं, यानी कि ये खाद्य कृषि नहीं है, कमर्शियल कृषि हैं। और हॉर्टिकल्चर मतलब कि उद्यानिकी, तो जो भी उद्यानों से संबंधित होता है तो वो उद्यानिकी में आता है, तो उसमें प्रीमियम कितनी होगी 5%। तो दोनों को अलग कर लीजिएगा। तो आगे लिखा हुआ है कि द रिमेनिंग शेयर ऑफ द प्रीमियम विल कंटिन्यू टू बी बोर्न इक्वली बाय द सेंटर एंड द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि इस पूरी की पूरी फसल बीमा योजना में जो कुछ भी सरकारों द्वारा खर्च किया जाएगा तो आधा केंद्र सरकार के द्वारा होगा और आधा राज्य सरकार के द्वारा, यानी कि जितना भी खर्च आएगा तो केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों को 50-50% का खर्चा वहन करना पड़ेगा। लिखा हुआ है कि अंडर PMFBY देयर विल बी नो अपर लिमिट ऑन गवर्नमेंट सब्सिडी एंड इवन इफ द बैलेंस प्रीमियम इज 90% इट विल बी बोर्न बाय द गवर्नमेंट, यानी कि ये कहा गया है कि इसमें जो सरकार के द्वारा सब्सिडी प्रदान की जानी है तो उसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है। जैसे कि अगर कह दिया जाए कि इसका जो प्रीमियम है तो इतने % किसान चुकाएगा, मतलब कि 40% किसान को चुकाना होगा, 60% गवर्नमेंट देगी, ठीक, ऐसा नहीं कहा गया है। कहा गया है कि अगर 90% की प्रीमियम भी सरकार को चुकानी पड़ती है और किसान सिर्फ 10% की प्रीमियम भर पाता है, ठीक, यानी कि जितनी प्रीमियम उसको भरनी चाहिए उसकी मात्र 10% भी भर पाता है, तब भी सरकार क्या करेगी कि 90% की सब्सिडी दे करके जो प्रीमियम होगी तो बीमा कंपनी में जमा करेगी अपनी तरफ से, और वो जो होगी योजना के तहत जो किसान को लाभ मिलना चाहिए वो उसको प्राप्त होगा। अब लिखा हुआ है कि अर्लियर देयर वाज अ प्रोविजन ऑफ कैपिंग द प्रीमियम रेट विच रिजल्टेड इन लो क्लेम्स बीइंग पेड टू द फार्मर्स। क्यों किया गया है? इसीलिए किया गया है ये कार्य क्योंकि अभी तक क्या था कि इसमें एक कैपिंग यानी सीमा लगा दी जाती थी कि किसान को इतने % अपनी तरफ से जमा करना आवश्यक है पैसा, यानी कि अगर किसान उतना पैसा नहीं जमा कर पाता है तो सरकार क्या बोलती थी कि हम आपको कोई सब्सिडी नहीं देंगे। तो क्या होती थी कि बीमा की प्रीमियम ही नहीं जमा हो पाती थी। इससे क्या होता था कि जब वो क्लेम लेने जाता था तो ये कहता था बीमा कंपनी कि आपने तो प्रीमियम ही नहीं भरा है तो आपको काहे क्लेम, भागो यहाँ से। तो क्या है कि उसके लिए अब सरकार ने कहा है कि 90% कितना भी क्लेम होगा, जितना किसान का बचा रहेगा, तो वो हम उसको भर देंगे बीमा कंपनी को, ताकि बीमा कंपनी उनको क्लेम दे बाद में। इट इज़ कंपल्सरी फॉर द फार्मर्स अवेलिंग क्रॉप्स लोन्स फॉर नोटिफाइड क्रॉप्स इन नोटिफाइड एरियाज़। तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा कि ऐसे सभी किसान जिन्होंने लोन लिया हुआ है खेती करने के लिए, तो उनको क्या करना है, उनको अनिवार्य रूप से इस योजना के तहत प्रीमियम जमा करना है, अर्थात ये योजना उनके लिए कंपलसरी है, अनिवार्य है, ठीक। और ऐसे किसान जिन्होंने लोन नहीं लिया हुआ है तो उनके लिए ये योजना जो है अनिवार्य नहीं है। तो ये कहा गया है कि जिन किसानों ने लोन लिया हुआ है तो उनके लिए अधिसूचित क्षेत्रों में जो अधिसूचित फसलें हैं तो वहाँ पर उन फसलों के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, प्रीमियम भरना पड़ेगा, यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उनको उपयोग करना ही करना पड़ेगा, ठीक। तो ये इसलिए किया गया है ताकि उनकी जो अगर फसल ख़राब हो जाती है तो लोन डूबे ना बैंक का, वो बीमा कंपनियों से उनको मिल जाएगा जिससे वो बैंक को चुका पाएंगे। अगला है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी विल बी इनकरेज्ड, यानी कि इसमें तकनीक का जो प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल है उसको प्रोत्साहन दिया जाएगा। स्मार्टफोन्स विल बी यूज टू कैप्चर एंड अपलोड डाटा ऑफ क्रॉप कटिंग टू रिड्यूस द डिलेज इन क्लेम पेमेंट्स टू द फार्मर्स। तो यहाँ पे एक शब्द आ रहा है, सबसे पहले उसके बारे में बता दूँ कि क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट या क्रॉप कटिंग का क्या मतलब होता है। तो एक बहुत पुरानी फसल उत्पादन की सर्वेक्षण की तकनीक है जिसमें फसल काट करके कुछ अंदाज़ा लगाया जाता है कि इस साल उत्पादन कितना हुआ है। तो ये कहा गया है कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे कि जो क्रॉप कटिंग का जो डाटा है तो उसका फ़ोटो लेकर के या उसको डाटा को कैप्चर कर करके उसको अपलोड कर दिया जाएगा, जिससे कि किसानों को क्लेम का दावा का जो पैसा भुगतान होता है वो प्राप्त होने में देरी ना हो, ठीक। अगला लिखा हुआ है कि रिमोट सेंसिंग विल बी यूज्ड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स की संख्या को कम करने के लिए रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों रिमोट सेंसिंग क्या है, सैटेलाइट के माध्यम से इसको देखा जाएगा। तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट RSS जो है तो उनके बारे में पढ़ लीजिएगा, वो इस काम को करते हैं। तो देखिएगा वहाँ पर कि RSS जो है तो किस प्रकार से फसलों के उत्पादन को माप सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखिए कि क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं तो फसल के उत्पादन की माप करने का एक सर्वेक्षण होता है, ठीक, कोई अलग से प्रयोग नहीं होता है प्रयोगशाला में किया जाने वाला। अगला लिखा हुआ है कि फार्म लेवल असेसमेंट फॉर लोकलाइज्ड कैलामिटीज इंक्लूडिंग हेल स्टॉर्म, अनसीजनल रेन्स, लैंडस्लाइड्स एंड इनंडेशन, अर्थात
स्थानीय रूप से जो कैलामिटीज़ होती हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो उनका खेत के स्तर पर आकलन किया जाएगा। जैसे कि हेल स्टॉर्म्स यानी कि जो ओले बरस जाते हैं, वो सीजनल रेन, अनसीजनल रेन यानी कि जो गैर मौसमी बारिश हो जाती है, लैंड स्लाइड्स हो जाती हैं, या कि इनंडेशन यानी कि जिसमें अत्यधिक जल भराव हो जाता है, जिससे फसलें ख़राब हो जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है तो लोकलाइज स्तर पे भी, स्थानीय स्तर पे भी देखा जाएगा कि कहाँ पे कौन सी प्राकृतिक आपदा है, तो किसके लिए यहाँ पर वो की योजना का लाभ दिया जाए। अगली योजना का नाम है परंपरागत कृषि विकास योजना। तो लिखा हुआ है कि फॉर्मुलेटेड टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी जैविक कृषि को प्रमोट करने के लिए, जैविक कृषि का संवर्धन करने के लिए इस योजना का सूत्रीकरण किया गया है, निर्माण किया गया है। ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट इको फ्रेंडली कंसेप्ट ऑफ कल्टिवेशन, रिड्यूसिंग द डिपेंडेंसी ऑन एग्रोकेमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। यानी कि ये कहा गया इसका जो लक्ष्य है तो इको फ्रेंडली यानी कि पर्यावरण अनुकूल खेती को प्रमोट करना है, खेती का संवर्धन करना है, ताकि जो एग्रोकेमिकल्स हैं, कृषि रसायन हैं, और जो फर्टिलाइजर्स हैं अर्थात उर्वरक हैं, उन पे निर्भरता को कम किया जा सके। तो ध्यान रखिएगा कि इको फ्रेंडली खेती होगी जिसमें कि रसायनों और उर्वरकों पर निर्भरता कम किए जाने का प्रयास होगा। इम्प्लीमेंटेड इन ए क्लस्टर बेस्ड अप्रोच, तो फिर से आया है क्लस्टर बेस्ड अप्रोच के तहत ये लागू की जाएगी। तो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच कभी आपको फिर से बताऊंगा, ठीक। पिछले साल एक क्वेश्चन आया था मिलेट प्रोग्राम, वहाँ पर लिखा हुआ था शब्द क्लस्टर बेस्ड अप्रोच, ठीक। तो कभी आपको बताऊँगा क्या होता है, अभी खाली रट लीजिए। एंड फार्मर्स विल बी फंडेड टू मीट द एक्सपेंडिचर फ्रॉम फार्म टू मार्केट, यानी कि किसानों को इस बात के लिए वित्तीयन किया जाएगा, पैसा दिया जाएगा ताकि वो अपने खेत से लेकर के बाज़ार तक पहुंचाने में फसल को जितना भी खर्चा आता है उन सभी को, वो सारा का सारा खर्चा उसको उस वित्तीयन से प्राप्त हो जाए, ठीक। आगे लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट इज़ प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग थ्रू वेरियस स्कीम, यानी कि विभिन्न योजनाओं के तहत सरकार ऑर्गेनिक फार्मिंग को, जैविक कृषि को संवर्धित कर रही है, प्रमोट कर रही है, आगे बढ़ा रही है। तो जो प्रोग्राम्स हैं वो कौन कौन से देख लेते हैं जरा सा। PKVY यानी कि परंपरागत कृषि विकास योजना, RKVY राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, अगला है MIDH मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, अगला है NMOOP, और अगला है नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑफ ICAR। तो सारे को रट लीजिएगा, ठीक। इसके अलावा इसका कोई दूसरा निदान नहीं है, रटना ही पड़ता है। अगला है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई-नाम, तो ठीक, ई-नाम या ई-नाम इसको बोलते हैं। तो ई-नाम के बारे में देखते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए ये क्या है। ये एक पोर्टल है, जैसा कि आपने ऊपर देखा था ई-पशु हाट, तो वैसा ही एक पोर्टल है। ई-नाम इज़ टू कनेक्ट ई मंडीज इन सीवरल स्टेट्स। तो आपको बता दूं कि सभी राज्यों में एक एक ई मंडी बनाई गई है, यानी कि जो राज्यों के कृषि बाजार हैं उनको जोड़ने के लिए ई मंडी बनाई गई है, ठीक। और राज्यों के सभी कृषि बाजार को अब केंद्रीय रूप से जोड़ने के लिए ई-नाम बना दी गई है, ठीक। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि ई-नाम इज़ एन ऑनलाइन इंटरकनेक्टिविटी ऑफ ई मंडीज़, यानी कि ई मंडीज़ की इंटरकनेक्टिविटी के लिए, अंतर जुड़ाव के लिए एक नई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाई गई है, उसका नाम ई-नाम है। तो लिखा हुआ है कि एम्ड एट अशरिंग एग्रीकल्चरल मार्केट रिफॉर्म्स टू इनेबल फार्मर्स टू गेट बेटर प्राइस ऑफ देयर प्रोड्यूस, यानी कि इसका जो मकसद है वो ये है कि जो किसान हैं उनको उनके उत्पाद की बेहतर कीमत मिले कृषि बाज़ारों में, इसलिए इसका निर्माण किया गया है। अर्थात कि इससे क्या होगा कि जब वो देश भर के कृषि बाज़ार से जुड़ जाएंगे तो उनको जहाँ पर ज़्यादा बेहतर कीमत मिलेगी वहाँ पर वो उस अपने उत्पाद को बेच सकेंगे, फसल को बेच सकेंगे। अगला है फंडेड बाय एग्रीटेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, यानी ATIF, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इंटरनेट में। तो उसके द्वारा इसको वित्तीयन प्राप्त किया जाएगा, उसका वित्त पोषण होगा। विच इज़ सेट अप थ्रू द स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम SFAC। तो आपको बता दूं कि SFAC के तहत ही ATIF का निर्माण हुआ था, ठीक। अगला है फार्मर्स कैन शोकेस देयर प्रोडक्ट प्रोड्यूस ऑनलाइन फ्रॉम देयर नियरेस्ट मार्केट एंड ट्रेडर्स कैन कोट प्राइस फ्रॉम एनीवेयर, यानी कि जो किसान हैं तो उनका जो प्रोड्यूस है, अर्थात उन्होंने जो कुछ पैदा किया है, तो अपनी पैदावार का वो अपने नज़दीकी मार्केट के माध्यम से शोकेस कर सकते हैं, उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सामने डाल सकते हैं और कोई भी उसको दे सकता है। एंड ट्रेडर्स कैन कोट प्राइस फ्रॉम एनीवेयर, और जो ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं, तो वो कहीं से भी उसकी कीमत दे सकते हैं, यानी कि जैसे कि उन्होंने बताया कि हम किसी फसल की इतनी कीमत देने के लिए तैयार हैं,
तो वो कहीं पर भी होंगे तो अपनी फसल कीमत तय करके वहाँ पे लगा देंगे। तो जो किसान है देख लेगा कहाँ बेहतर कीमत मिल रही है। लिखा हुआ है कि विल रिजल्ट इन इंक्रीज नंबर ऑफ ट्रेडर्स एंड ग्रेटर कंपटीशन। इसमें ये लिखा हुआ है कि इसका जो परिणाम होगा ये होगा कि इसमें व्यापारियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे कि उनमें कंपटीशन बढ़ेगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। एंड इट विल ऑल्सो इंश्योर ओपन प्राइस डिस्कवरी एंड बेटर रिटर्न्स टू द फार्मर। यानी कि इसमें ओपन प्राइस डिस्कवरी होगी, यानी कि खुले रूप से कीमतें होंगी, खुले रूप से कीमतें तय होंगी, जिससे कि जो किसान हैं तो उनको उनके उत्पादन का बेहतर रिटर्न मिलेगा। आगे लिखा हुआ है कि इंटीग्रेट अ होल सेल मंडीज अक्रॉस द कंट्री विद द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। यानी कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश की सारे थोक मंडियों को आपस में जोड़ देगा। और ये लिखा हुआ है द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव टू अमेंड देयर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। APMC एक्ट होता है, सभी राज्यों में होता है। तो इस योजना को लाने के लिए जितने भी राज्य हैं तो उनको अपने APMC एक्ट में संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा दिया हुआ है कि जो मार्केट होगा तो राज्य के बाहर नहीं खोला जाएगा। यानी कि अभी तक आपको पता होगा GST के पहले भी जो प्रदेशों के बीच के आपस के व्यापार थे उनमें काफ़ी ज़्यादा क्या थी, बहुत ज़्यादा सीमाएं लगी हुई थी। तो अब धीरे धीरे खोलेंगे। तो नाम में भी ऐसा होगा, APMC एक्ट को क्या करना पड़ेगा, संशोधित करना पड़ेगा प्रत्येक राज्य को। पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा स्कीम, तो इस स्कीम के बारे में देखते हैं। लॉन्च्ड इन द ईयर 2016 टू प्रमोट एग्रीकल्चरल एजुकेशन अंडर विच 100 सेंटर्स आर ओपन। यानी कि 2016 में स्कीम लॉन्च की गई, जिसका मकसद ये था कि एग्रीकल्चरल एजुकेशन, कृषि शिक्षा का विकास किया जाए, उसको संवर्धित किया जाए, जिसके तहत 100 केंद्र खोले गए हैं। यानी कि इसके तहत 100 केंद्रों का निर्माण भी किया गया, खोले भी गए हैं। अगला लिखा हुआ है कि ओपनिंग ऑफ न्यू यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस आर बीइंग डन टू प्रमोट एग्रीकल्चर एजुकेशन। यानी कि कृषि शिक्षा को और भी ज़्यादा प्रमोट करने के लिए आगे चल के विश्वविद्यालय और कॉलेज भी इसमें खोले जाएंगे। आर बीइंग डन यानी कि किए जा रहे हैं, यानी कि अभी ये प्रक्रिया में हैं। तो दोस्तों अगली जो योजनाएं होंगी तो वो होंगी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन। यानी कि कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की योजनाओं को हम देखेंगे। तो अगली वीडियो में वो आ जाएगी, तो जल्दी ही आएगी, परेशान मत होइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद।